हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टिल लाइफ के बारे में। जैसे ये आप रेफरेंस देख रहे हैं, मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ये रेफरेंस लिया है, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसको सिंपल तरीके से समझना है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से डेमो करेंगे। सबसे पहले आपने एक बेसिक शेप को, जैसे मैं सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उस चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि आपको सारे ऑब्जेक्ट में से एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जैसे ये चीज़ है, तो इस पे भी आपको शेप्स का ध्यान रखना है क्योंकि ये 3D है। जो गोलाई आ रही है ऊपर, जो मैं बैंड दे रहा हूँ, तो उसी चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे आपको रेफरेंस में नहीं दिखाई दे रही चीज़ें, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी उसमें देखनी होगी, थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन रखनी है कि ये चीज़ 3D है, कोई फ्लैट चीज़ नहीं है। जब आपके पास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद बाकी की चीज़ें आपने बॉक्स मेकिंग से करनी है। जैसे इसकी हाइट का अंदाज़ा आपने इस तरीके से लगाना है कि बेसिक, जैसे ये फॉर्म में दिखा रखा है कि जैसे बॉक्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही आपको प्रोपोर्शन का पता चल रहा है कि जैसे कोई भी चीज़ इसके अराउंड है, उस चीज़ को आपने पहले बॉक्स से बनाना है। यानी कि आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के सहारे बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे भी कोई चीज़ रखी हुई है, जितनी भी चीज़ें इसके अराउंड है, हमें अभी पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। आपको हल्की सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म का ही सहारा लेना है। जैसे यहाँ से शुरू होती है ये चीज़, यहाँ तक आती है। मैं किसी भी चीज़ को देखो डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ। ये बिल्कुल मेन पॉइंट होता है। जब भी आप किसी चीज़ को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ड्राइंग्स आउट होती है। कई बार आपके प्रोपोर्शंस गलत होते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। आपने सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म का ही सहारा लेना है। उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ कि जहाँ तक अभी तक हमने ड्राइंग की है, ये है प्रोपोर्शन हमारे। यानी कि अभी हमें पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, कितनी बड़ी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। तो मैं बहुत ही फ़ास्ट तरीके से कर रहा हूँ, आपने बहुत आराम से करना है, बहुत अच्छे से इसको बनाना है। जो एजेस हैं हमारे, धीरे-धीरे उनको आपने ख़त्म करना है। जब एजेस ख़त्म हो जाती हैं, तो आपकी शेप बननी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ तक बात है हमारी शेडिंग की, तो हल्के-हल्के टिक लगाने हैं कि कहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग आ रही है, कहाँ पे कौन सी शेड्स आ रही हैं, या फिर कोई हाइलाइट्स आ रही है। तो ये चीज़ें आपने हल्की-हल्की टिक करनी है। जब भी किसी राउंड चीज़ को आपने बनाना है, तो आपने सिर्फ़ एक स्क्वायर को लेना है, धीरे-धीरे उसकी एजेस ख़त्म करके राउंड शेप बनानी है, जैसे आप रेफ़रेंस में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सीधी नहीं बनानी क्योंकि इसकी प्रोपोर्शंस गलत हो जाते हैं। आपने ऐसे बॉक्स लेना है, उसको धीरे-धीरे ऐसे एजेस ख़त्म करके बाद में उसको यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ पे बॉल्स कुछ दिख रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं, या फिर वो चीज़ें जो आपको राउंड दिखाई दे रही हैं, तो आपको उनको धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप राउंड बनाना है। एक बार में आपने कोई सर्कल नहीं लेना, क्योंकि इससे आपके सर्कल्स गलत हो सकते हैं, इसकी ड्राइंग्स गलत हो सकती है। आपने हर एक चीज़ को 3-4 स्टेप में करना है। अभी जैसे यहाँ पे शेडिंग का टाइम है, तो शेडिंग एज बाय एज करनी है। जैसे आपने पहले 2 पॉइंट में देखनी है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ़ ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों में आपने सिर्फ़ ये देखना है कि शेडिंग स्टार्टिंग कहाँ से ले रही है और इसका एंड कहाँ पे हो रहा है। थोड़ा-सा शेड करने से आपके पास जो 2D अभी तक ड्राइंग है, उसमें थोड़ा-सा 3D झलकने लगती है। यानी कि आपकी जो चीज़ें हैं वो 3 डायमेंशनल बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे आपको शेप का धीरे-धीरे पता चलने लगता है। अब बात करते हैं शेडिंग को फिल करने की। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, 0 से लेके 6 तक या 7 तक हम शेड्स बनाए थे, बहुत ही ईज़ी। इसी तरीके से मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। जैसे 0 हाइलाइट रहती है, उसके बाद आपने डार्क, मिडल टोन्स, एक्स्ट्रा डार्क, ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। यानी कि आपने जितनी भी ये शेड्स हैं, इसमें फिल करनी है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वहाँ पे वैल्यू डिसाइड करती हैं कि कौन-सी चीज़ डार्क है, कौन-सी लाइट है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इनकी एजेस की, तो आपने पहले 2 एजेस की बात की थी, अब सेंटर में जो एजेस आ रहे हैं, जो मिडल टोन्स आ रही हैं, उसको भी फिल करना है यहाँ पे, राइट? अब देख रहे हैं, पहले मैंने 2 टोन्स बताई थी, अभी आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप टोन्स। यानी कि आपको लाइट भी रखनी है, हाइलाइट भी रखनी है, मिडल टोन्स भी करनी है, डार्क भी करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क भी करना है, जो काफ़ी डिटेलफुल चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो हाइलाइट है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई इरेज़र नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी आपने, उसमें कभी भी मैं इरेज़र यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही स्टूडेंट को भी ये चीज़ें कहता हूँ कि कभी भी आप इरेज़र मत यूज़ करें, क्योंकि ये मत सोचें कि आपको मिटा देना है, बाद में कर लेना है। ये रिस्क लें थोड़ा-सा कि आप व्हाइट छोड़ें, एक्स्ट्रा डार्क की तरफ जाएँ। डार्क के जो सफ़र हैं, जो मिडल टोन्स हैं, उनको आप धीरे-धीरे फ़िल करें, आपको नौबत ही नहीं आएगी। आप बहुत समझदारी से काम करेंगे, तो आपको नौबत नहीं आएगी, कभी इरेज़र यूज़ करनी पड़ेगी, राइट?
हम बहुत गलतियाँ करेंगे, उसको मिटाया जाता है, दोबारा से किया जाता है, फिर गलती होती है, फिर मिटाया जाता है, फिर दोबारा से किया जाता है। तो ये जो मिटाना, बनाना ये चीज़ें हैं, ये नहीं करनी। आपने स्केचेज़ और करने हैं, इससे आपकी स्केचेज़ की क्वांटिटी बढ़ती है। अगर मैं सोचूँ कि इस स्टिल लाइफ़ में मैं इरेज़र यूज़ कर के मैं बहुत फिनिशिंग तरीके से मैं काम कर देता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे एक स्केच बना रहा हूँ, एक रफ़ली एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है? मैं कभी भी कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं बनाता हूँ वीडियो में, मैं आपको प्रोसेसेस समझाता हूँ। जो मैं कंप्लीट बनाऊँगा बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी चली जाती है। तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट टाइम में कोशिश करता हूँ बनाने की, आपको समझाने की। क्योंकि ये सिर्फ़ मैं स्टिल लाइफ़ की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बनाने की, आपको मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पोर्ट्रेट भी हो सकता है। तब भी हम उसको ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म में बनाएँगे। किसी भी फ़ॉर्म को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्ट कैसे करनी है, इसको एंड कैसे करना है, इसमें शेडिंग कैसे करनी है, इसको फिनिश कैसे करना है, राइट? तो ये जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, ये सेम होता है। मैं यहाँ पे फिगर ड्राइंग भी बनाऊँगा, तब भी मुझे एक ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे उसको एज टू एज मुझे काम करना होगा, ठीक है? तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये स्टिल लाइफ़ बन रही है, लेकिन किसी का पोर्ट्रेट बनेगा, पेंटिंग बनेगी, फिगर ड्राइंग बनेगी, वो भी यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको काम करना है। स्टार्ट भी ऐसे ही होगा, शेडिंग भी इसी तरीके से करनी है और उसके बाद फिनिशिंग भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एक साइड डार्क है, एक साइड लाइट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड लाइट है, उस साइड आप हल्का-सा डार्क कर रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है हल्का-सा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि बैकग्राउंड में मर्ज नहीं हो रहा है। जो चीज़ें आपकी साइड से डार्क हैं, आपको बैकग्राउंड हल्का-सा लाइट रखना होगा ताकि चीज़ें थोड़ी-सी उभर के आएँ। जैसे हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ जो बनी हुई है वो 2D लग रही है, 3D नहीं लग रही। जो 3D बनने का जो एक प्रोसेस है, वो उसका होता है हाइलाइट, या मिडल टोन और डार्क और शैडो। इन तीनों चारों चीज़ों को आपने अच्छे से अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी चीज़ें बाहर आएँगी, मतलब 3D लगेंगी। और सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपकी चीज़ें जो है लाइवली लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा है वहाँ पे कि उसकी जो वैल्यू है वो जहाँ पे काफ़ी डार्क है, तो मैं इस चीज़ को पहले वैल्यू डिसाइड करूँगा उसकी कि कितनी है, कितना डार्क जा रहा है, ठीक है? उसके बाद मुझे मिडल टोन्स के ऊपर आना है कि मिडल टोन्स कहाँ-कहाँ पे है, हाइलाइट कौन-सी चीज़ है। जैसे स्टिल लाइफ़ को आप देख रहे हैं वहाँ पे हाइलाइट्स आपको दिख रही होगी, लेकिन उतना हाइलाइट कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि जो कपड़ा नीचे ड्रेपरी भी है, वो भी डल है कलर की, हल्का-सा क्रीमिश है या रेडिश है, तो उसमें भी मतलब वो हाई टच नहीं है, हाइलाइट नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने पॉट दिखाया हुआ है, वहाँ पे हाइलाइट इसलिए है क्योंकि वो चमक रहा है, ठीक है? उस पे किसी चीज़ की शाइन आ रही है, तो उससे उसकी गोलाई आ रही है, एक खूबसूरती बनी हुई है उसकी। और जो हल्का-सा ब्लू कलर्स वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उस चीज़ को आपने मिडल टोन में रखना है, राइट? और जो हाइलाइट है वो तो ये बिल्कुल जो हाइलाइट आपको दिख रही है, चमक दिख रही है, वही चीज़ है। उसके बाद बाकी की सारी टोन्स जो है वो डल हैं। इतना हाइलाइट तो मतलब जो ड्रेपरी आप देख रहे हैं वहाँ पे भी नहीं है। तो काफ़ी डल टोन है पहले, जो मिडल टोन हम फ़िल कर रहे हैं। उसके बाद डार्क टोन है, उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क हल्की-सी है जहाँ पे आपको काफ़ी डार्क दिख रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आपको समझनी होगी जब भी आप काम करते हैं। आपकी चीज़ों में फ्लैटनेस तभी आती है जब आपकी टोन्स सेम बन जाती है। आप कलर्स की जो वैल्यू है उसको समझ नहीं पाते, कहीं न कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा थोड़ा-सा। मैं आपको इसलिए बार-बार ये चीज़ बता रहा हूँ शेडिंग के बारे में, क्योंकि जब भी आप वर्क कर रहे हैं, मैं फिगर ड्राइंग में बहुत कम शेडिंग करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं, वो सबसे पहले शार्प होनी चाहिए। उसके बाद शेडिंग प्रोसेस आता है, ना कि हम पहले से शेडिंग करना स्टार्ट कर दें। अभी सपोज़ करो मेरी ड्राइंग्स में हमने हल्की-हल्की ड्राइंग ली है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली टाइम लगा के, जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हमने ड्राइंग नहीं की। हमने 5 मिनट में ड्राइंग की और मैं शेडिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि मैं उसको खूबसूरत बना रहा हूँ। हम एक चीज़ को हैंडल करने का तरीका समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस समझ रहे हैं, उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। जैसे हम रैपिड स्केच करते हैं, तो वही चीज़ ये है, मैं हल्की-सी ड्राइंग करके आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा माइंड में हमारे आती है, किसी भी स्टाइल में कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे शेडिंग करते-करते आपको ये चीज़ बता दूँ, जो अभी आप देख रहे हैं ये रेंडरिंग जो मैं कर रहा हूँ हल्की-सी, ये एक स्केच करने का मेरा तरीका, मैं कंफर्टेबल हूँ हैचिंग में। मैंने काफ़ी सारे स्केचेज़ बनाए होंगे, एक पेंसिल चलाने का एक तरीका है, राइट?
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने या फिर कभी भी इसको खूबसूरत बनाने में या फिर ज़्यादा ही प्रोफ़ेशनल बनने में आपने किसी स्टाइल को जल्दी फ़ॉलो करना है। स्टाइल को फ़ॉलो करना है बाद में। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ड्राइंग्स जो सही होनी चाहिए, जो एज टू एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपको विदाउट शेडिंग भी आपकी स्टिल लाइफ़ लगनी चाहिए कि वॉव! क्या बात है। ये जो फीलिंग्स है आपकी ड्राइंग में होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है वो आपकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है कि आपको समझ होना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ बनानी है, कितनी छोटी बनानी है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ों का एक प्रोसेस है, मेथड है, स्टेप बाय स्टेप इनका पूरा नॉलेज रखना आपको। ठीक है? उसके बाद आते हैं शेडिंग पे, आपको वैल्यू रखनी है कि वैल्यू वहाँ पे ब्लू है या रेड है या ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है, तो इन चीज़ों का फ़र्क है। जैसे मैं ये चीज़ के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ, ये हल्का-सा डार्क है क्योंकि ऑरेंज है, राइट? उसके बाद जो साथ में उसके कुछ लेमन पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा, तो उसमें येलो लाइट है क्योंकि उसमें येलोइश है तो वो ऑरेंज से हल्का-सा लाइट आएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ की, क्योंकि ये लाइट है तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हल्की-सी कम आएगी, एक्स्ट्रा डार्क जो है शैडो में चला गया है। तो आप इस चीज़ को समझें कि मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले काम करूँगा, उसके बाद स्टाइल में आते हैं, राइट? जो शेडिंग का स्टाइल है वो कोई भी हो सकता है। आपका फ्री स्टाइल जैसे मैंने बताया था वो हो सकता है, हैचिंग हो सकता है, क्रॉस हैचिंग हो सकता है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है आपको कि आपने कलर्स की वैल्यू समझनी है। वैल्यू से पहले आपको ड्राइंग समझनी है बहुत अच्छे से। मतलब अगर मैं बात करूँ सीधी-सीधी, जो आपका स्टाइल है, वो 6-7 स्टेप बाद में आता है। पहले आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म सही होनी चाहिए, फिर ड्राइंग्स होनी चाहिए, फिर आपको वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर शेडिंग्स आनी चाहिए, उसके बाद आपका स्टाइल आता है। यानी कि अभी आप स्टेप गिनेंगे तो 6-7 स्टेप हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप में नहीं जाना कि आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए। आपको ये स्टेप फ़ॉलो करना है कि आपकी ड्राइंग कितनी सही होनी चाहिए। आपकी स्टिल लाइफ़ है या पोर्ट्रेट है या फिर कोई फिगर ड्राइंग है, उसके प्रोपोर्शन किस तरीके से सेट होते हैं, किस तरीके से सही होते हैं। इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद हम आते हैं किसी स्टाइल पे, जो कि आप अगर 20-25 ऐसी स्टिल लाइफ़ बनाएँगे, तो मुझे लगता है शेडिंग करते-करते कहीं न कहीं आपको खुद को लगेगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल स्टाइल है, इसको फ़ॉलो करते हैं। आप चीज़ें अच्छे से हैंडल करना सीख जाएँगे। सपोज़ करो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर सोचूँ कि यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग करूँगा, तो क्रॉस हैचिंग मुझे टाइम लग सकता है। क्रॉस हैचिंग के लिए मुझे समझ है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं जो करता हूँ, कभी भी स्केच बनाता हूँ, तो मेरा ये स्टाइल यही बन चुका है। मैंने बहुत टाइम से यही फ़ॉलो किया हुआ है, राइट? तो ये आपको जब भी ड्राइंग्स में या काम करने में जब भी आपको ईज़ी लगे कि ये इस तरीके से मैं बहुत अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, तो वो आपका स्टाइल बन जाता है, राइट? तो स्टाइल उसके बाद की चीज़ें हैं जब आप चीज़ों से खेलने लगते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि जब भी आपकी स्टिल लाइफ इस तरीके से बनती है, उसको हल्का-सा हम स्मूथ कर सकते हैं। किसी भी स्मudge जो करने वाला टूल्स है आपको, या फिर कोई नैपकिन्स रख सकते हैं, उसके तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर कोई फिंगर से आप उसको अच्छे से स्मज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मन करता है तो। मैं बहुत ही कम ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास ब्रश है, उससे भी आप हल्का-सा जो लाइनिंग है आपकी उसको स्मज कर सकते हैं। हर बार ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती आपको यूज़ करनी। मैं आपको सिर्फ़ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरीके से एक सॉफ्टनेस बनी रहती है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में जब आप एक्स्ट्रा डार्क लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको हैचिंग या क्रॉस हैचिंग में आपको व्हाइट स्पेस दिख रही है, तो वो हल्की-सी डल हो जाती है। आपके वर्क में थोड़ी-सी वैल्यू और अच्छे से दिखनी स्टार्ट हो जाती है और हाइलाइट पे वहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने कोई इरेज़र या फिर एक्स्ट्रा टूल कोई भी नहीं यूज़ किया। तो इसी तरीके से आपने भी काम करना है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को आप बना रहे हैं, आप कोशिश करो कि कम से कम आप ऐसे टूल्स यूज़ करें, जो आपकी हैंडलिंग को रोकते हैं। अभी जैसे मैंने हल्का-सा स्मज किया है, तो मैं अभी एक्स्ट्रा डार्क लगा रहा हूँ। एक्स्ट्रा डार्क से मतलब कि जो भी आपको डिटेलिंग दिख रही है कहीं पे भी, अगर आपको कहीं डार्क दिख रहा है या फिर कोई डिटेलिंग ऐसी दिख रही है जो स्मज हो गई है, मर्ज हो गई है, उसको अच्छे से शार्प तरीके से करना है। आपकी पेंसिल शार्प होगी, आप अच्छे से उसकी और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं। मतलब आपको कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट लिखे होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। किसी चीज़ को आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जितना भी आप बारीकियों में जाएँगे, आप जा सकते हैं।
सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको अच्छे से पहले हैंडल करना उस चीज़ को। अभी मैं जितनी मर्ज़ी इसमें डिटेलिंग करूँ, इसमें जो भी यहाँ पे डेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे हैंडल करने का तरीका है किसी चीज़ को, वो यही है जो हमने अभी बनाया। अभी देखो थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे शेड्स हैं, तो यहाँ पे मर्ज होगी, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा डार्क में करके हम डिटेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको हल्का-सा मैं हैंडल करूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, डिटेलिंग में इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है? कितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे यहाँ पे फर है जो मतलब ड्रैपरी के लगे हुए हैं, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स की ज़रूरत है, आपकी हाइलाइट गुम हो गई है, तो आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि टूल्स आप वही यूज़ करें जो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि लाइट के लिए मुझे लाइट पेंसिल चाहिए, फिर मुझे मिडल टोन के लिए मिडल टोन चाहिए। नहीं, आपको वो चीज़ें यूज़ करनी हैं जो आपकी हैंडलिंग अच्छी कर सकती हैं, आपकी स्किल अच्छी कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे पूरी स्टिल लाइफ़ एक ही पेंसिल से बना रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि मैं खुद उसको लाइट भी चला रहा हूँ, डार्क भी चला रहा हूँ, एक्स्ट्रा डार्क भी दे रहा हूँ और अभी डिटेलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, यही पेंसिल से। क्योंकि हमें पेंसिल को चलाना है, पेंसिल हमें नहीं चला रही है, राइट? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा डार्क करना है तो आप 8B या 10B यूज़ कर रहे हैं, राइट? जब आप मिडल टोन कर रहे हैं तो आप 6B कर रहे हैं, 4B कर रहे हैं या फिर लाइट कर रहे हैं तो आप 2B कर रहे हैं या फिर H4, H2 ये चीज़ें हार्ड वाली यूज़ कर रहे हैं पेंसिल्स। तो ये आपको चीज़ें हैंडल कर रही हैं, ना कि आप उनको हैंडल कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके पास एक पेंसिल है, जैसे मेरे पास ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, मैं इसी से लाइट भी कर रहा हूँ, डार्क भी कर रहा हूँ, मिडल टोन भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी के साथ हैंडल कर रहा हूँ। तो ये मेरी स्किल है, मैं टूल को अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप कभी भी जब पेंटिंग्स बनाते हैं या फिर ड्राइंग्स बनाते हैं, जब कोई भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस टूल को यूज़ करके देखें जो आप यूज़ करने वाले हैं, किसी चीज़ के वर्क करने वाले हैं। जैसे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पेंसिल यूज़ करने के तरीके आने चाहिए। इसको लाइट एंड डार्क, शार्प किस तरीके से मुझे चलाना है, ये मुझे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्किल के ऊपर हैं, राइट? तो आप कोशिश करो कि किसी टूल को यूज़ करके देखो, ना कि आपको टूल यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं और अच्छे से बात करेंगे और अच्छी डेमो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।